मैं दीपक कुमार आपका साहित्य आराध्या शिक्षार्थी में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी पूरे विश्व की बहुत समृद्ध भाषा है। इसमें इतना साहित्य लिखा गया है, रचा गया है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसके बारे में हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कि इसमें कितनी रचनाएं की गई हैं। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। जी हाँ, भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। तो क्या होती है भाषा, क्या होती है बोली, उपबोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, इन सभी के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे मिलकर एक साथ। तो बिना देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये कितनी अच्छी बात है ना, ये कितनी अच्छी बात है ना कि सृष्टि के सभी जीवों में सिर्फ मानव को ही वाणी का वरदान प्राप्त है। वाणी के होने के कारण क्या है कि हम अपने विचारों को, भावनाओं को जो हमारे अंदर पनप रहे हैं, जो हैं, उसे हम दूसरों के समक्ष प्रकट कर सकते हैं। चाहे दूर बैठा हमारा कोई साथी हो जिससे हम फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं। आजकल तो वीडियो कॉलिंग बहुत अच्छी टेक्निक आ चुकी है। वीडियो कॉलिंग करना चाहते हैं या फिर कोई और लिखकर टेक्स्ट मैसेजिंग कर दी। खत तो हालांकि बहुत कम हो गए हैं, अब तो लोग लिखकर टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं और वो पहुंच जाता है। व्हाट्सएप आ चुका है, ट्विटर आ चुका है, इंस्टाग्राम आ चुका है, बहुत चीज़ें हैं। हाँ, मैं टेलीग्राम को भी नहीं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम आ चुका है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जो इन माध्यम को बहुत सक्षम बनाती हैं। तो उसी प्रकार से मनुष्य क्योंकि एक सामाजिक प्राणी है, तो उससे ये सब चीज़ें तो ज़रूरत है ही जिसका वो प्रयोग कर सकता है। तो चलिए भाषा की तरफ रुख करते हैं और ये देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्यों तक पहुंचाता है। ये छोटी सी भाषा की परिभाषा है। तो भाषा की परिभाषा हमने क्या पढ़ा ये कि भाषा वह साधन है, वो अस्त्र है, वो शस्त्र कह लीजिए, अस्त्र है, जिसके माध्यम से मनुष्य यानी कि हम अपने विचारों को, भावनाओं को दूसरों के समक्ष बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, पहुंचाते हैं। अब जानवरों में ये प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। वो अपने विचारों को सिर्फ जो ध्वनि संकेत जो उनके समक्ष हैं, उसी के माध्यम से ही वो ये काम कर सकते हैं। जैसे कुत्ते को ले लीजिए, कुत्ता है वो भौंक भौंक करके, भौंक कर अपने विचार दूसरे जो उसके प्राणी हैं, जो कुत्ते हैं, उनके समक्ष बोलता है। बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके अपने विचार व्यक्त करती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं सकते। उनकी भाषा नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो सिर्फ एक ध्वनियाँ हैं। क्योंकि उनकी जो ध्वनियाँ हैं, उनका कोई निश्चित संकेत नहीं प्राप्त होता। अब म्याऊं म्याऊं है, अगर आप बिल्ली को देखेंगे तो सदैव म्याऊं म्याऊं ही कहती रहती है, कुत्ता भी भौंकता ही रहता है। उसका कुछ सार्थक ध्वनि हमें तो समझ में अभी तक नहीं आई। भविष्य में हालांकि यदि कुछ मिले तो शायद हमें कुछ पता चलेगा। कौवा है, कौवा काँव काँव करता है। काँव काँव करने से हमने बस उसका एक अर्थ निकाल लिया कि ये काँव काँव करता है, तो ये कौवा है। यदि आपके समय अगर आप कहीं कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर कोई पक्षी उड़कर जा रहा है या फिर उसने घोंसला बना रखा है, आप किसी पेड़ के नीचे, यदि वो पीहू पीहू करेगा, आप समझ जाएंगे वो कौन सा पक्षी है। काम काम करेगा, आप समझ जाएंगे वो कौन सा पक्षी है। मोर की आवाज़ भी आप जानते हैं, आप इनको ध्वनियों से पहचानते हैं। तो इनकी भाषाएं नहीं हैं, इनकी सिर्फ ध्वनियाँ हैं। आइए आगे चलते हैं। अब जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा था, बोलकर, लिखकर। बोलकर जब हम बोलते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। लिखकर जब हम किसी चीज़ को कॉपी पर, किताब पर, किसी श्यामपट पर या श्वेत पट पर लिखते हैं, तो वो लिखकर हो जाता है। अब सवाल ये होता है कि भाषा का मूल रूप क्या है। हम भाषा का मूल रूप कैसे पहचान सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हम जब छोटे बच्चे थे तो हम भाषा को जानते नहीं थे। हमें किसी ने नहीं सिखाया कि ये भाषा है, तुम हिंदी भाषा बोल रहे हो, ऐसा नहीं था ना। हम जब छोटे थे तो हम बस जैसा लोग बोलते थे और हम भी वैसा बोलने लगे और फिर वो सीखने लगे। तो सीधी सी बात ये है कि इंसान
की प्रवृत्ति जो शुरू में होती है वो चीज़ों को बोलकर कैच करता है, पकड़ता है। बच्चा है वो पहले चीज़ों को सुनता है फिर बोलता है, वो सीधे लिखता नहीं है। लिखना तो वो बाद में हम उसे सिखाते हैं, पहले वो उसको बोलता है। तो यही है भाषा का मूल रूप जो हम यहाँ पर बोल कर करते हैं, उसके बाद हम उसका लिखित रूप में प्रयोग करते हैं, जैसा हम सब जानते हैं। इसी में एक शब्द आता है भाषा के लिखित रूप की विशेषता क्या है। यदि सवाल आपका आ जाए परीक्षा में या फिर एक अंक के लिए प्रश्न होता है, जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं, तो उसमें यदि पूछा जाए कि भाषा के लिखित रूप की विशेषता क्या है, तो आप इसमें बिल्कुल सीधा सा लिखेंगे। मैं इसे मिटा देता हूँ। पहला हम इसमें ये देखेंगे कि ये मानक होता है। तो भाषा की जो पहली विशेषता है वो मानक होता है, ठीक है। दूसरा स्थायी होता है। स्थायी होने से मेरा तात्पर्य यह है कि हम उसे लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता है, स्थायी। इसमें एक शब्द ये भी है कि भाषा के मौखिक रूप की विशेषता क्या है, मौखिक रूप का मूल इकाई क्या है। तो भाषा का जो मौखिक रूप होता है, मौखिक अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका जो मूल इकाई है वो है ध्वनि। ध्वनि से तात्पर्य, ध्वनि का तात्पर्य यह है कि हम जिसे सुन सकते हैं। दूसरा व्यक्ति हमें बोलेगा तो हम उसे सुनेंगे, यानी कि ध्वनि की जो मूल इकाई है, माफ़ कीजिएगा, मौखिक भाषा की मौखिक रूप की जो मूल इकाई है वो ध्वनि है। और इसी में दूसरा है लिखित रूप की। यदि हम पूछेंगे कि लिखित रूप की मूल इकाई क्या है, तो उसकी मिलेगी आपको वर्ण। इसी प्रक्रिया में आगे एक शब्द मिलता है हमें, मातृभाषा। मातृभाषा मुझे वैसे समझाने की आवश्यकता तो नहीं है आप लोगों को, आप खुद ही इतने विद्वान हैं ही कि मातृभाषा का अर्थ खुद ही समझ सकते हैं, जानते भी हैं, बच्चे नहीं हैं। तो मातृभाषा वह है जिसे बच्चा या सीखने वाला अपने परिवेश में, अपने जो परिवार का जो परिवेश होता है, समाज होता है, उसमें रहकर सीखता है, वो मातृभाषा कहलाती है। यदि आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, हालांकि वहाँ जो भाषा है वो भोजपुरी बोली जाती है और कुछ और भी भाषाएं हमें वहाँ मिल जाएंगी, कन्नौजी भी बोली जाती है वहाँ। तो लेकिन उनकी भाषा जो जो मातृभाषा है वो, यदि वो कन्नौजी क्षेत्र का रहने वाला है और उसे घर में कन्नौजी भाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, तो उसकी मातृभाषा कहलाएगी। उसकी मातृभाषा हिंदी नहीं कहलाएगी। यदि वो यूपी में रहता है, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ इलाके में रहता है, तो उसकी जो मातृभाषा है वो भोजपुरी कहलाएगी।